नमस्ते दोस्तों। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएफएम का मॉड्यूल डी बैंकिंग रेगुलेशन एंड कैपिटल पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप उस लिंक के माध्यम से पहले उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए, तो आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। और फ्रेंड्स, इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बेसल III फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई, इफ अ बैंक्स कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो फॉल्स टू 6.5%, व्हाट इज द मैंडेटरी मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो द बैंक मस्ट मेंटेन। तो क्या बोला, अगर सीईटी रेशियो अगर 6.5% से नीचे रहता है तो कितना कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। तो इन इंडिया क्या है, इसमें जो लास्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा उसमें एक टेबल दिया हुआ है, जिसको उस टेबल को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो उसमें ये बताया गया है कि अगर CET1 रेशियो है 6.125% से 6.75% के बीच में रहता है तो बैंक को कितना कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो मेंटेन करना होता है, तो 80%। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है अंडर बेसल III गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेवरेज रेशियो इज करेक्ट फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बोला, लेवरेज रेशियो इज करेक्ट फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अंडर बेसल III गाइडलाइन। तो यहाँ तीन चीज़ें, बेसल III गाइडलाइन के अंदर में जो लेवरेज रेशियो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम के सिनेरियो में कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज टायर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोजर मेजर। ऑप्शन बी बोल रहा है कि बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ लेवरेज रेशियो इन एक्सेस टू 3% ग्लोबली बट आरबीआई हैज सेट अ फ्लोर ऑफ 4.5% फॉर इंडियन बैंक्स। ऑप्शन सी बोल रहा है इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग ओनली ऑफ ऑन बैलेंस शीट आइटम्स। ऑप्शन डी बोल रहा है इट इज अ रिस्क बेस्ड मेजर डिजाइन टू सप्लीमेंट द सीआरआर। तो बेसल III गाइडलाइन के अनुसार एलसीआर क्या है, लेवरेज रेशियो क्या है हमारा, तो लेवरेज रेशियो है ग्लोबली 3% मेंटेन करना है, बट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में इंडियन बैंक्स के लिए कितना है, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार 4.5% मेंटेन करना होता है लेवरेज रेशियो। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ क्या बोला था, लेवरेज रेशियो इज द टायर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, टायर 1 कैपिटल है इट विल बी डिवाइडेड बाय द एक्सपोजर मेजर। एक्सपोजर मेजर में क्या है, जितने भी बैंक के एसेट्स हैं, सम ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ओके, ऑफ बैलेंस आइटम्स, तो ये सारे को जोड़ के डिवाइड करेंगे हम टायर 1 कैपिटल से, कैपिटल को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रेशियो निकलेगा। और ये हमारे इंडियन बैंक्स के लिए कितना होना चाहिए, तो 4.5%, ग्लोबली ये कितना है, 3% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज कंसिडर्ड एज गॉन कंसर्न कैपिटल। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, गॉन कंसर्न कैपिटल, आप जब लास्ट ये चैप्टर रिवाइज करिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, उसमें आपने दो चीज़ पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो, कि एक गोइंग कंसर्न कैपिटल होता है, एक गॉन कंसर्न कैपिटल। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गॉन कंसर्न कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कैपिटल किसको कहते हैं, आप उसको रिकॉल करिए और वीडियो को पॉज करके कमेंट में मेंशन करिए कि गोइंग कंसर्न कैपिटल कौन सा होता है। तो यहाँ पर गॉन कंसर्न कैपिटल जो है, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए कह रहा है कि CET1 बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लॉसेज ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। ऑप्शन बी कह रहा है टायर 2 कैपिटल बिकॉज इट इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब लॉसेज ओनली इन ए सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एडिशनल टायर 1 कैपिटल बिकॉज इट सपोर्ट्स द बैंक विदाउट ट्रिगरिंग बैंक्रप्सी। ऑप्शन डी इज स्टैट्यूटरी रिजर्व्स बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द कोर कैपिटल। तो यहाँ पर क्या है, गॉन कंसर्न कैपिटल, टायर 2 कैपिटल को कहते हैं, टायर 2 कैपिटल इज मेंटेन इन द नेचर ऑफ गॉन कंसर्न कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि टायर 2 कैपिटल को हम लोग गॉन कंसर्न कैपिटल कहते हैं और बिकॉज इट इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब लॉस ओनली इन सिचुएशन ऑफ लिक्विडेशन। टायर 2 कैपिटल जो गॉन कंसर्न कैपिटल है, ये कब हम लोग इसको कब यूज करते हैं, जब बैंक लिक्विडेशन के लिए जाता है। ठीक है, तो इन दैट टाइम टायर 1 कैपिटल comes into play. So option B will be the right answer. So moving to the next question, यहाँ पर एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक कुछ डेटा दिया हुआ है आपका एक बैंक का,
जिसमें पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, जनरल प्रोविजन, क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स, ये सारे आपके दिए हुए हैं। इस डेटा के बेसिस पे आपको एक केस सॉल्व करना है। इसी डेटा के बेसिस पे आपका 2-3 सवाल बन सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज टायर 2 कैपिटल। स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड जनरल प्रोविजंस के टर्म्स पे पूछ रहा है। कीपिंग इन माइंड द रेगुलेटरी डिस्काउंट्स एंड सीलिंग, जो भी हमारा डिस्काउंट्स लेते हैं हम लोग, डिस्काउंट्स मेंशन किया हुआ है हमारा रेगुलेशंस में कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमको कितना डिस्काउंट लेना है, जनरल प्रोविजन में हम लोग कितना डिस्काउंट लेना है, उसको माइंड में रखते हुए इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या सॉल्व करना है, टायर 2 कैपिटल, ठीक है। तो टायर 2 कैपिटल क्या है कि टायर 2 कैपिटल के लिए हम लोग सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से इसका हम लोग क्या करते हैं, 55% डिस्काउंट रेट पे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, 400 करोड़। तो 55% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है इसका हम लोग कितना लेंगे, 45% लेंगे, ही ना, क्योंकि डिस्काउंट कितना है 55%। तो इसको हम लोग लेंगे इसका 45%, ओके। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 400 माइनस 400 इंटू 55%, इसमें माइनस करिएगा तो निकलेगा 180 करोड़। तो यही है, इसका भी आप 45% निकालिएगा तो 180 करोड़ निकलेगा। तो आपका एक चीज़ तो निकल गया आपका, ठीक है, कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से आपका डिस्काउंटिंग रेट पे आपने निकाल लिया, वो 180 करोड़ निकला। और दूसरा क्या है कि जनरल प्रोविजन। तो जनरल प्रोविजन का क्या करते हैं हम लोग, जनरल प्रोविजन को हम लोग जो रिस्क वेटेड एसेट रहता है उसका हम लोग 1.25% लेते हैं। और मैक्सिमम कितना लेते हैं, आप कमेंट में इसको मेंशन करिए कि मैक्सिमम हम लोग कितना लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग मैक्सिमम 200 करोड़ लेते हैं, बट यहाँ पर हमको कितना लेना है, तो 10,000 करोड़ का हमको 1.25% लेना है। तो ये कितना आ रहा है, 125 करोड़ आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए यही चीज़ अगर 20,000 करोड़ RWA एसेट दिया रहता, 1.25% उसका किया जाता, 250 करोड़ हो जाता। बट हम लोग कितना लेते हैं, 200 करोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीलिंग भी हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा 1.25% कितना आ रहा है, 125 करोड़ आ रहा है, 200 करोड़ से नीचे है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के 180 करोड़ प्लस 125 को जोड़ने से आपका आंसर आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 305 करोड़। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग लिक्विडिटी रिस्क, द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR इंश्योर्स अ बैंक हैज इनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हाई क्वालिटी HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू सर्वाइव एन एक्यूट स्ट्रेस सिनेरियो फॉर कितना दिन के लिए। जो LCR होता है वो हमको मेंटेन करना होता है हाई क्वालिटी एसेट्स, जो है बैंक इनफ हाई क्वालिटी एसेट रेशियो हमको मेंटेन करना पड़ता है टू सर्वाइव एन एक्यूट स्ट्रेस, जो एक्यूट स्ट्रेस फेज है उसको सर्वाइव करने के लिए। कितने दिनों के लिए, तो कितने दिनों के लिए, हमारा 30 डेज के लिए। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 इन इंडिया व्हाट इज द मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर। देखिए टोटल कैपिटल क्या है आपका, टोटल कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर अ बैंक मस्ट मेंटेन एज परसेंटेज ऑफ RWA। जो बैंक का RWA के रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं उसका कितना मेंटेन करना होता है, कितना % मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल 3 कितना मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा था, मिनिमम टोटल कैपिटल, जो द मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो इज 9%, ठीक है। ग्लोबली कितना है, 8% है, बट इंडिया में हमारा कितना है, इंडिया में हमारा 9% है, ठीक है। एंड द कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज 2.5%। तो कैपिटल रेशियो, जो मिनिमम कैपिटल रेशियो है हम लोग को मेंटेन करना होता है 9%, और जो बफर है उसको, जो कंजर्वेशन बफर है CCB, वो 2.5%। दोनों ऐड करने पे कितना आ रहा है, तो 11.5%। तो फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ओके। 11.5% यही हो जाएगा आंसर, ओके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टायर 3 कैपिटल। ध्यान रखिएगा, टायर 1 टायर 2 नहीं पूछा आपको, टायर 3 कैपिटल पूछा। टायर 3 कैपिटल के संदर्भ में क्या सही है, यहाँ पर उसके कंटेक्स्ट में क्या सही है। तो it is used to support operational risk, it is currently not allowed by the RBI, it must be at least 250% of the tier 1 capital, it consists of long term subordinate debt। तो ध्यान में रखिएगा, टायर 3 कैपिटल क्या है, तो टायर 3 कैपिटल अभी भी इंडिया में ये RBI अलाउ नहीं करता, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इट इज करेंटली नॉट अलाउड बाय द RBI, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ बैंक हैज अ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व FCTR, ठीक है,
of rupees 200 crore. According to RBI guideline for calculating Tier 1 capital, what amount of this reserve is eligible for inclusion? ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है FCTR, वो 200 करोड़ है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन ये 200 करोड़ है. तो अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग Tier 1 कैपिटल, व्हाट अमाउंट ऑफ द रिजर्व इज एलिजिबल फॉर इंक्लूड, कितना एलिजिबल है. ठीक है, कितना रिजर्व एलिजिबल है, 200 करोड़ का कितना परसेंट, तो 25% डिस्काउंट पे लेते हैं हम लोग. जो FCTR है आपका, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है, FCTR, उसका हम लोग 25% डिस्काउंट पे लेते हैं. इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग 75% जो है वो हम लोग लेंगे, कंसिडर करेंगे हम लोग. तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 150 करोड़. ठीक है, 25% अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो 50 करोड़ माइनस हो जाएगा. 200 करोड़ माइनस 50 करोड़ तो हो जाएगा कितना, 150 करोड़. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. ठीक है, यहाँ पर क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के बारे में पूछ रहा है कि इज करेक्ट फॉलोइंग द RBI सर्कुलर एज पर March 1, 2016. देखिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है कि मार्च 2016 से पहले क्या था, याद करिए क्या था. मार्च 2016 से पहले ये टायर 2 का पार्ट हुआ करता था, बट मार्च 2016 के बाद से ये टायर 1 कैपिटल का पार्ट हो गया. बट इसका जो कैलकुलेशन था ये हम लोग अभी भी 55% डिस्काउंट पे ही करते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दे आर पार्ट ऑफ Tier 1 कैपिटल एट ए 55% डिस्काउंट. फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स है मार्च 2016 से पहले वो टायर 2 का पार्ट हुआ करता था, बट आफ्टर मार्च 2016 इसको एज पर गाइडलाइन जो है ये अब Tier 1 कैपिटल का पार्ट हो गया. बट अभी भी इसका जो कैलकुलेशन होता है वो सेम ही है, 55% डिस्काउंट पे ही हम लोग इसको कंसिडर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैंक्स एडिशनल Tier 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स PNCPs and debt instruments PDIs. Okay, what is the maximum limit of these instruments that can be admitted as Tier 1 capital. देख लीजिए यहाँ पर क्या पूरा, what is the maximum limit, ध्यान रखिएगा maximum limit पूछ रहा है यहाँ पर. limit of these instruments that can be admitted as Tier 1 capital. ये जो आपका 81 है, बैंक्स एडिशनल Tier 1 capital consist, 81 में क्या क्या आता है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आता है एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आता है. इसका कितना लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम कितना अलाउड है ये एडमिटेड है Tier 1 कैपिटल के लिए. तो आउट ऑफ 7%, आपका जो Tier 1 रिक्वायरमेंट है 7% का, उसमें से CET1 5.5% होता है. ठीक है, एंड एडिशनल Tier 1 कैपिटल कैप्ड एट मैक्सिमम ऑफ 1.5%. ये दोनों को जोड़ के 7.5% होता है. इसका जो भी एडिशनल होगा वो Tier 2 कैपिटल में उसको कंसिडर किया जाएगा. अगर Tier 2 कब, लेकिन कब, उसमें भी कंडीशन है कब, जब अगर वो 2%, इफ Tier 2 इज लेस देन 2% ऑफ RW, अगर Tier 2 लेस देन है 2% RAW का, तो इसका जो एडिशनल पार्ट होगा उसमें चला जाएगा. मान लीजिए दोनों जोड़ के 8% होता है और यहाँ पर ये 1% ही हो रहा था Tier 2 के लिए. ठीक है, तो ये जो 1% आपका एक्सेस हो गया, ये इसमें किस में आ जाएगा, तो Tier 2 कैपिटल में उसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी विल बी द राइट आंसर. यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो 1.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, Tier 1 कैपिटल का maximum limit of this instrument that can be admitted as Tier 1 capital is 1.5% of the risk weighted assets. So next question क्या बोल रहा है कि if a bank reports a common equity Tier 1 ratio of 7%. ठीक है, अगर CET1 रेशियो या 7% रिपोर्ट करता है, तो what is the impact on its dividend, इसके डिविडेंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, what is the इम्पैक्ट ऑन इज डिविडेंड. देखिए यहाँ पर क्या असर पड़ेगा कि अगर ये 7% इसका रेशियो है, तो इसको जो वो चार्ट है, आपको चार्ट याद रखना है कि अगर किसी भी बैंक का CET1 रेशियो जो है, किसी भी बैंक का CET1 रेशियो अगर आपका 6.75 से लेके अगर 7.375 इस ब्रैकेट में फॉल करता है, तो उसका मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो कितना हो जाएगा, 60%. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इट कैन ओनली पे आउट 40% ऑफ डिविडेंड्स. जो भी बैंक का प्रॉफिट होगा, जो भी अपना उसका शेयर होल्डर्स है, उसको कितना पे आउट कर सकता है, तो 40% ही पे आउट कर सकता है. और उसको कितना, दैट मीन्स कितना कंजर्वेशन करना पड़ेगा, तो मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन विल बी 60%. ठीक है, ऑफ इट्स अर्निंग. तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर. इट मस्ट कंजर्व 60% ऑफ इट्स अर्निंग. जो भी बैंक का अर्निंग होगा उसका 60% उसको कंजर्व करना पड़ेगा. अगर CET1 इस ब्रैकेट में आता है,
अगर 8% आ जाता है तो फिर वो 100% वो अपना डिविडेंड वगैरह पे कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 7% और इस ब्रैकेट में फॉल करता है तो वहाँ पर 60% ही अलाउड है उसका, 60% उसको कंजर्व करना पड़ेगा और 40% ही अलाउड है उसको डिविडेंड पे करने के लिए बैंक को। सो हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि द कैपिटल कंजर्वेशन बफर द सीसीबी इज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल। जो सीसीबी जो है ये किस फेज के लिए यूज किया जाता है, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो किस फेज के लिए यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बोला है पीरियड्स ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, पीरियड्स ऑफ हाई प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज और ओनली ड्यूरिंग सिस्टमिक मार्केट वाइड क्रैशेस। तो सबसे पहले तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है ये बैंक बिल्टअप कब करता है, जमा कब करता है, तो जब बैंक का नॉर्मल टाइम चलता है, बैंक का जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, बैंक जब प्रॉफिट कर रहा होता है, तब वो इस बफर को क्रिएट करता है, इस बफर को बिल्ड करता है। और इसको यूज कब करता है, तो एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस है। आप जमा कब करते हैं, अच्छे समय में आप जमा करते हैं, उसको यूज कब करते हैं, जब आपका इमरजेंसी आता है उसी समय ना। तो यहाँ पर यही चीज याद रखें, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है इज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू बी यूज ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, तो पीरियड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फेज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लिक्विड कवरेज रेशियो, जो एलसीआर है इन इंडिया, व्हाट वाज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स एज ऑन जनवरी 2017। जो एलसीआर जो फेज वाइज जो इंप्लीमेंट किया जा रहा था 2015 से लेके 2019 तक, यही ना, 2019 तक का यही टाइम पीरियड था, बैंक को फेज मैनर में करना था। तो जनवरी 2017 के अनुसार इसको कितना अचीव कर लेना था, बैंक को कितना अचीव कर लेना था, तो 80% एज ऑन जनवरी। तो 80% ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अवेलेबल स्टेबल फंडिंग टू रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। ठीक है, तो ये जो एनएसएफआर है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अवेलेबल स्टेबल फंडिंग डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। तो व्हाट इज द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये देख लीजिएगा एक चीज, एलसीआर और एनएसएफआर ये दो बातें इसको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये दोनों रेशियो जो है 100% मिनिमम होना चाहिए, 100% एंड उसका एबव ही प्रीफर किया जाता है। तो एनएसएफआर क्या है, तो विच एम्स टू प्रमोट मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर फंडिंग शुड बी 100% एंड अबव। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और एलसीआर तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैलकुलेटिंग द लिवरेज रेशियो फॉर एन इंडियन बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द डिनोमिनेटर। जब हम लोग एलसीआर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे में हम लोग क्या लेते हैं। ठीक है, किसको रखते हैं हम लोग नीचे, देखिए तो एलसीआर है क्या जी, एलसीआर को हम निकालते कैसे हैं, तो एलसीआर का फॉर्मूला क्या कहता है कि टायर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्सपोजर मेजर्स। एक्सपोजर मेजर में क्या क्या आता है, जितने भी एसेट्स हैं, एक्सपोजर मेजर्स में क्या क्या आते हैं, जितने भी एसेट्स हैं, एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स जो भी हैं, ये दोनों को ऐड करके इसी को हम लोग एक्सपोजर मेजर करते हैं। एक्सपोजर मेजर क्या है, जितने भी ऑल टाइप ऑफ एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसको टायर 1 कैपिटल को डिवाइड करेंगे इससे, तो हम लोग को एलसीआर मिलेगा। ठीक है, लिवरेज रेशियो मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोजर मेजर, जो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, तो एक्सपोजर मेजर होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, यही डिनोमिनेटर में होगा, इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बेसल अकॉर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द रिक्वायरमेंट फॉर कैपिटल टू कवर ऑपरेशनल रिस्क। तो 3 बेसल अकॉर्ड हुआ है, बेसल 1, 2, 3। ठीक है, 1 में कौन सा रिस्क को अपनाया गया था, कौन सा रिस्क को कंसिडर किया गया था, 2 में किसको किया गया था, 3 में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो 1 में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क को हम लोगों ने बैंक बेसल 1 का जो अकॉर्ड हुआ था, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद लेटर ऑन 1996 में जब हुआ था इसको, तो मार्केट रिस्क को आइडेंटिफाई किया था। बट इसकी जो कमियां थी इसको बेसल 2 में दूर किया गया और एक एडिशनल रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया। वो क्या था, एडिशनल रिस्क कौन सा था, तो वो ऑपरेशनल रिस्क था। तो यहाँ पर क्या पूछा कि विच बेसल अकॉर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू कवर ऑपरेशनल, मतलब कौन से बेसल में कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया, किस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, तो ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, या उसको उस रिस्क को मैंने फेज आउट करने के लिए। तो उसमें था कौन सा होगा, तो बेसल 2 में हुआ था, 2004 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अंडर बेसल 3 व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्रेडिट
RWAs that जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व कैन कंट्रीब्यूट टू टायर टू कैपिटल। ठीक है, अंडर बेसल 3 जो है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्रेडिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंडर बेसल 3 व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्रेडिट RWAs दैट जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व कैन कंट्रीब्यूट टू टायर टू कैपिटल। तो ये जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व जो है ये कितना कंट्रीब्यूट टायर टू कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम पूछ रहा है यहाँ पर, तो कितना करना चाहिए, तो शुड नॉट एक्सीड 1.25%। जो जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व है इसका 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे इस चैप्टर को लेके। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका जो भी सुझाव होगा उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को पॉज करिए, आंसर करने की कोशिश करिए, फिर आपका जो हिंट दिया हुआ है उसका मदद लेकर आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।